स्वागत है साथियों, फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज बहुत लंबे समय बाद फिर से नेक्स्ट वीडियो बनाने आए हैं। देखिए, हमने जो प्राचीन इतिहास का श्रृंखला स्टार्ट किया है, आज उसी प्राचीन इतिहास का नेक्स्ट वीडियो आज आगे बनेगा। हमने पिछली कक्षा में मगध साम्राज्य में से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दिया था, जिसमें हमने हर्यक डायनेस्टी के बारे में बातें समाप्त कर दी थी। यानी कि मगध साम्राज्य में जो प्रथम वंश स्थापित हुआ था हर्यक डायनेस्टी, और हर्यक डायनेस्टी में बिंबिसार और अजातशत्रु, फिर उसके बाद उदयन, इसके बारे में ख़त्म हो गया था। आज हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं ये पूर्व मौर्य काल में पढ़ा जाता है, यानी मौर्य वंश जब स्थापित हुआ था उससे पहले वाले में पढ़ा जाता है। तो उससे पहले अब समाप्त हो जाएगा आज, फिर इसके बाद जो आएगा वो मौर्य वंश से संबंधित। मौर्य वंश से संबंधित 2 या 3 वीडियो लगेंगे, क्योंकि मौर्य वंश से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण है और उससे क्वेश्चन सबसे अधिक बनते हैं। चलिए हम लोग आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमने वो पिछले वीडियो में ये बता दिया था कि जो हर्यक डायनेस्टी था, हर्यक वंश डायनेस्टी का सबसे आखिरी जो शासक था वो था महानंदिन। क्या नाम था? महानंदिन जो था, महानंदिन को गद्दी से हटा दिया गया। वहाँ के जनता ने, मगध साम्राज्य में उस वक्त आम जनता जो थी उससे महानंदिन से बहुत नाराज़ हो गई थी। वो बहुत अनाप शनाप नियम लागू करता था, वो भी वही हाल था, रिश्ते बनाने वाला, संबंध, विवाह संबंध बना के साम्राज्य चलाने वाला वो भी व्यक्ति था। उससे जनता नाराज़ हो गई थी, ठीक से प्रशासन कर नहीं पा रहा था। तो उस वक्त नागवंश का एक शासक था जिसका नाम था महापद्मनंद। महापद्मनंद ने क्या किया कि उस महानंदिन जो, अच्छा शिशुनाग है ना, हाँ शिशुनाग, ये जो उस वंश का आखिरी शासक था, जो हर्यक वंश का, उस हर्यक वंश का जो आखिरी शासक था, उस हर्यक वंश के आखिरी शासक को गद्दी से जनता ने हटा दिया और शिशुनाग को क्या किया, गद्दी पर बैठा, क्योंकि बहुत घटिया था उस मगध साम्राज्य का जो कौन था, हर्यक डायनेस्टी का आखिरी शासक जो था वो बहुत घटिया था, अपने दादा पिताजी की तरह उससे घटिया था। इसलिए उसको क्या किया गया, उसको गद्दी से हटा दिया गया और जनता ने किसको बैठा गद्दी पर, शिशुनाग को। शिशुनाग गद्दी बैठा तो इसने क्या किया, नागवंश की स्थापना की। देखिए एग्जाम में क्या पूछेगा कि नागवंश का संस्थापक कौन था, तो बस आपको याद रखना है कि शिशुनाग। कभी कभी क्रम से करने के लिए दे देगा, तीनों वंशों का नाम दे देगा, जैसे देगा हर्यक वंश दे देगा, नागवंश दे देगा, नंदवंश दे देगा, और कहेगा कि इनको क्रम से करें। क्रम से मतलब पहले कौन था, फिर उसके बाद कौन आया, फिर कौन उसके बाद आया, ऐसे देता है। फिर या तो मिलान करने के लिए दे देता है, तीनों वंश दे दिए जाएंगे और तीनों शासक दे दिए जाएंगे कि मिलान कीजिए कौन किस वंश का संस्थापक है। तो नागवंश के जो संस्थापक थे कौन थे, शिशुनाग। शिशुनाग ने क्या किया कि 16 महाजनपद बताए थे हमने, उस 16 महाजनपद में से जो अवंती एक सबसे बड़ा जो था महाजनपद, उस अवंती को क्या किया, उसने मगध में मिला लिया। तो देखिए अवंती को क्वेश्चन पूछा गया है कि मगध में अवंती को मिलाने वाला कौन था, तो शिशुनाग था। नागवंश का जो प्रथम शासक, जो संस्थापक था शिशुनाग ने क्या किया कि मगध जो बिहार वाला था सबसे शक्तिशाली लेकिन सबसे बड़ा अवंती था, अवंती को किसमें मिला लिया, मगध में मिला लिया। फिर इसी वंश का, इसके बारे में शिशुनाग के बारे में इतना जानना कि इसने क्या किया था, अवंती को मगध मिला था और शिशुनाग नागवंश का संस्थापक था। दूसरा, फिर इसका पुत्र था, शिशुनाग का पुत्र था कालाशोक। कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। हमने बताया था कि बौद्ध संगीति क्या होती है, जब बौद्ध पढ़ाया था तो उसमें समझाया था कि संगीति क्या होती है, कि बौद्ध धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे प्रचार प्रसार किया जाए। उसको प्रचार प्रसार करने के लिए तो कालाशोक ने अपने समय में ही द्वितीय क्या किया था, संगीति बुलाई थी, दूसरी संगीति बुलाई थी कालाशोक के समय में ही। बौद्ध वाले में मैंने इसे चैप्टर समझाया, पूरा डिटेल में समझाया, जो ना देखा हो तो पिछली वीडियो जाकर देख सकता है बौद्ध धर्म से संबंधित। फिर कालाशोक ने पाटलिपुत्र के अलावा वैशाली को भी राजधानी बनाया। मैंने ये बताया था क्योंकि एग्जाम में सबसे अधिक बार ये पूछा है कि पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी किसने बनाया था, तो हमने बताया था ये कि हर्यक वंश का जो उदयन था, उदयन ने किसकी राजधानी कहाँ बनाया था, पाटलिपुत्र। पहले राजगिरी था, राजगिरी से राजधानी पाटलिपुत्र जिसने बनाया उस व्यक्ति का नाम था उदयन। फिर उदयन के बाद ये जो कालाशोक आया तो पाटलिपुत्र के साथ ही साथ जो वज्जी की राजधानी वैशाली थी, अब चूंकि वज्जी को भी मगध में मिला लिया था, हर्यक वंशों ने, अजातशत्रु ने मिला लिया था, अजातशत्रु ने वज्जी को मिला लिया था, तो वो वहाँ की जो राजधानी वैशाली थी अब वो मगध की भी राजधानी होगी। पाटलिपुत्र और वैशाली 2 राजधानी होगी, किसके समय में, कालाशोक के समय में हो गई। 2 राजधानी बनाया था। ये एग्जाम में पूछा है कि पाटलिपुत्र के साथ ही साथ वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाने वाला कौन शासक था, आपको दे दिया जाएगा ऑप्शन, और उसमें कालाशोक भी रहेगा। तो कालाशोक के बारे में 2 बातें याद रखना है कि ये द्वितीय बौद्ध संगीति इसके समय में हुई थी और इसने पाटलिपुत्र के साथ ही साथ किसको राजधानी मिला था, वैशाली को, और अवंती को मगध में किसने मिला था, तो शिशुनाग ने। ये बातें याद रखना। फिर इसके बाद इस वंश का जो आखिरी शासक था वो महापद्मनंद था, महानंदिन।
नागवंश का जो आखिरी शासक था क्या नाम था, महानंदिन। ये बड़ा घटिया आदमी था। महानंदिन से वहाँ की जनता तंग हो गई और महानंदिन को गद्दी से क्या किया, वहाँ की जनता ने हटा दिया और गद्दी पे किसे बैठा, महापद्मनंद। ठीक है, तो महानंदिन को हटा दिया गया गद्दी से और जनता किसे बैठाई, महापद्मनंद को बैठाया और इसने नंद वंश की स्थापना की। तो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि नंद वंश की स्थापना करने वाला कौन व्यक्ति था, तो कौन था, महापद्मनंद था। और महापद्मनंद के बारे में पुराणों में, जैसे कि बौद्ध साहित्यों में इसे क्या कहा गया है, इसे कहा गया बोधिवंशी कहा गया है, बोधिवंशी, क्योंकि बहुत बड़े बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स था और ये माना जाता है कि शूद्र जाति का था। एक ऐसा शासक था गद्दी पर बैठा हुआ, मगध के गद्दी पर, जो कि शूद्र था और इसने ही क्या किया था, नंद वंश की स्थापना किया था। इसने किसानों के लिए नहर वहर भी बनवाए थे, टैक्स भी छूट दिया था, बहुत मतलब बड़ा अच्छा शासक था ये महापद्मनंद। पुराणों में इसे क्या कहा गया है, सर्वक्षत्रांतक। सर्वक्षत्रांतक मतलब होता है कि क्षत्रियों का अंत करने वाला। इसने जो क्षत्रिय थे उन क्षत्रियों का अंत करने वाला कौन था, तो महापद्मनंद को सर्वक्षत्रांतक कहा जाता है, क्योंकि इसने कहा था कि मैं क्षत्रियों का समाप्त कर दूंगा इस धरती से। तो बहुत लोग कहते हैं कि परशुराम यही था, क्योंकि परशुराम ने भी क्षत्रियों का अंत किया था, इसी को कहा जाता है, बहुत लोग ये कहते हैं। लेकिन परशुराम चूँकि तो ब्राह्मणों में गिनती होती है, लेकिन ये जो था ये तो शूद्र था महापद्मनंद। तो इसे पूछा गया एग्जामों में कि सर्वक्षत्रांतक की उपाधि किसे दिया गया है, तो याद रहे कि महापद्मनंद। किसमें कहा गया है, पुराणों में कहा गया है। और बौद्ध साहित्यों में इसे क्या कहा गया है, तो इसे कहा गया बोधिवंशी कहा गया है। बोधिवंशी यानी बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा फॉलोअर्स था, ये बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा क्या था, फॉलोअर्स था। फिर हाथी गुम्फा अभिलेख, एग्जाम में कई बार पूछा है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है। तो ये जो अपने 16 महाजनपद में देखे थे कि एक चेदी था जो उड़ीसा वाले एरिया में आता था, उड़ीसा में चेदी में ही वहाँ पर एक शासन चलता था। उसमें एक राजा था जिसका नाम था खारवेल। ये बाद में आएगा। ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, अभिलेख क्या होता है, अभिलेख का मतलब होता है पत्थरों या गुफाओं में जो दीवारों पर लिखी गई होती है ना, उसे कहते हैं अभिलेख। जो दीवारों पर या पत्थरों पर या किसी धातुओं पे जो लिखी गई बातें होती हैं उसे कहा जाता है अभिलेख। तो हाथी गुम्फा, ये गुफा एक जगह कहाँ पर है, उड़ीसा में है। वहाँ पर पत्थरों में उस गुफा में लिखा गया है अभिलेख। ये किसने लिखवाया था, तो खारवेल जो था उड़ीसा में, उसके अभिलेख में बताया गया कि कलिंग का विजय इसने किया था। जैसे अशोक ने भी कलिंग का विजय किया था, लेकिन पहली बार कलिंग विजय किसने किया था, तो वो किया था महापद्मनंद ने किया था। कौन से अभिलेख में पता चलता है, ये हाथी गुम्फा अभिलेख। कहाँ पर हाथी गुम्फा अभिलेख, उड़ीसा में है, तो वहाँ से पता चलता है। लेकिन इसने कलिंग को पूरी तरीके से जीता नहीं था। कलिंग को इसने अपने मगध साम्राज्य में नहीं मिलाया था। कलिंग को जीता था इसने, लेकिन इसने मगध में मिलाया नहीं था। फिर इसके बाद इसी नंद वंश में जो सबसे बाद में आता है राजा, जिसका नाम था धनानंद। अगर आप लोगों ने इसके बारे में अगर कोई चंद्रगुप्त मौर्य की अगर कोई कहानी देखा होगा तो इसी धनानंद से उसकी कहानी दिखाई गई है। अब नंद वंश का ये आखिरी शासक था ये धनानंद। ये इसी के समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। जब सिकंदर यूनान का था, यूनान जिसे मकदूनिया कहा जाता है, मैसेडोनिया या मकदूनिया भी कहा जाता था, वहाँ से जब भारत पर आक्रमण किया तो उस वक्त तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करती थी। तक्षशिला आज के पाकिस्तान जो गंधार वाले एरिया में होता है, वहाँ का राजा उस वक्त था जाम्भी राजा था। तो वहाँ पर जब आक्रमण हुआ 326 BC में, यानी ईसा मसीह के जन्म से 326 साल में जब उसने आक्रमण किया सिकंदर को अलेक्जेंडर कहा जाता था, तो वहाँ के जाम्भी ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने लड़ाई नहीं लड़ा। तो ये था कि अब भारत पे जल्दी ही क्या हो जाएगा, विदेशियों का अधिकार स्थापित हो जाएगा। उस वक्त वहाँ का उस तक्षशिला विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर था कौन था, चाणक्य था वहाँ पर, मतलब इसे कौटिल्य भी कहा जाता है या चाणक्य भी कहा जाता है। तो वहाँ से वो सोचा कि मगध जो है सबसे शक्तिशाली है, इससे चल के बातें कहते हैं कि भाई भारत की जो सीमा है उधर से उत्तर पूर्व की तरफ से, उस सीमा की रक्षा किया जाए। वो वहाँ से आया तक्षशिला विश्वविद्यालय से मगध में आया। जब मगध में आया तो मगध के शासक कौन था, धनानंद के सामने गया और कहा कि भाई उधर से सीमा जो है ठीक नहीं है, सुरक्षित नहीं है, उस सीमा पर जाकर सेना लगा दो। अब धनानंद को बड़ा बुरा लगा कि मैं राजा हूँ और मेरे सामने ये चुंडी रख कर के आदमी है, मतलब उसकी चुंडी रख के चोटिया उटिया देख करके उसकी बड़ी बेइज्जती किया भरी सभा में कि भाग जाओ यहाँ से, आए हो मुझे तुम्हें ज्ञान देने और मुझे शिक्षा देने।
कहानियाँ देखो अलग अलग है, बहुत अलग अलग है। बड़ी बेइज्जती किया उसका वहाँ पर, बेइज्जती करने के बाद उसको भगा दिया, उसको उस चोटी को लेकर बेइज्जती किया था। तो फाइनली क्या किया कि उसने अपना चोटी वहीं पर खोला और धनानंद के सामने कहा कि जब तक मैं तुम्हारे इस वंश का विनाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपनी चोटियाँ नहीं बांधूंगा। कहावत है बातें। कुछ लोगों का कहना है कि जो चाणक्य था, इसके पिता थे, उनके पिता का नाम था चड़क, उनके पिता का नाम ही था चड़क। उनके पिता के, जब ये छोटा सा था चाणक्य, तो इसके पिता की हत्या धनानंद ने करवाई थी। धनानंद ने उसको फांसी, बीच चौराहे पे फांसी चढ़वा दिया था। तो उसकी मूड़ी काट करके फेंकवा दिया था और आदेश दे दिया था कि चाणक्य को भी मार दो। तो चाणक्य भागा था और चाणक्य ने अपना नाम क्या किया था, बदल के, नगर में रहता था, अपना नाम चाणक्य से बदल के, कौटिल्य से बदल के क्या रखा था, विष्णुगुप्त रखा था, विष्णुगुप्त रखा था। तो बचा था तो उसको बदला था कि हम अपने पिताजी की मौत का क्या करेंगे, एक दिन आएगा समय जब बदला लेंगे। तो कुछ लोग ये तो कहते हैं कि अपने पिता का बदला लेने के लिए इसने धनानंद को मरवाया था। कुछ लोग कहते हैं कि देश की रक्षा करने के लिए, उस वक्त सिकंदर का आक्रमण होने वाला था, उससे रक्षा करने के लिए। और कुछ लोगों का मानना था कि ये चूँकि जो ये ब्राह्मण था, चाणक्य ब्राह्मण था और ये शूद्रों से क्या करता था, नफरत करता था, इसलिए उसको मरवाया था। अब ये अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन हम लोगों को बस याद रखना है कि धनानंद ये नंद वंश का आखिरी शासक था। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जैसे कि नंदवंश का आखिरी यानी शूद्र था। अब चाणक्य को ये भी बात अच्छा नहीं लगती थी कि मतलब मैं ब्राह्मण हूँ और इस शूद्र की बात मानता हूँ, इतनी बेइज्जती फील करता था, इसलिए भी उसको मरवाया था। अब बातें अलग अलग है, कुछ लोगों का अपना अलग अलग कहना है। तो वो जब उसकी बेइज्जती कराया था तो वो जा रहा था, चंद्रगुप्त चाणक्य महल से जब जा रहा था तो रास्ते में जाते जाते एक जगह मोर कुछ जिलाए गए थे, कुछ मोर जिलाने वाले लोग थे। उस मोर जिलाने वालों में उनका एक लड़का था, एक लड़का छोटा सा था, वहाँ पर खेल कूद रहा था। तो उसके माता पिता से गया चाणक्य पैसा दे करके उस बच्चे को क्या किया, खरीद के लेके गया और तक्षशिला विश्वविद्यालय में ले आकर उसको क्या किया, ज्ञान, शिक्षा, दीक्षा सब कुछ दिया। और शिक्षा देने के बाद फिर 2 साल बाद 326 में गया था, उसके बाद 2 साल 3 साल बाद यानी 322 BC में 4 साल बाद इसने क्या किया, आकर मगध साम्राज्य पर आक्रमण किया। मगध साम्राज्य पे जब आक्रमण किया तो धनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुआ, गद्दी पे बैठा और मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो यही है, धनानंद इस वंश का आखिरी शासक था। इसी के समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, जो मैंने बताया कि, लेकिन इसके ऊपर आक्रमण नहीं किया था, वो तो किया था जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, क्योंकि जो झेलम नदी था, जो झेलम नदी है जिसे वितस्ता कहा जाता, उसी नदी तक किया था। उसके बाद जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी के आगे सिकंदर बढ़ा नहीं था, उसी जगह से फिर वापस वो लौट गया था उसको, ताकि बस मैं भारत विजय करना चाहता हूँ, उसी जगह से खुश हो गया कि मैंने भारत को जीत लिया है, और उसी जगह से लौट गया था सिकंदर। फिर उसके बाद है चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी हत्या करके, किसकी, तो धनानंद की हत्या करके किस वंश की स्थापना की, मौर्य वंश की स्थापना किया था। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो अब इसके बाद हम वीडियो में पढ़ेंगे तो मौर्य वंश पढ़ेंगे वहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अब कुछ ये पूर्व मौर्यकालीन जो स्थितियाँ थी, प्रशासनिक व्यवस्था था, उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से बने हुए हैं। पूर्व मौर्यकालीन यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य से पहले जितने ये महाजनपद थे उनमें की उनकी प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। तो उस वक्त ये जो महाजनपद काल शुरू हुआ था, उस वक्त पहली बार वास भूमि मतलब रहने वाली भूमि और कृषि भूमि प्रथम बार अलग की गई। उसके पहले कृषि वाली भूमि और रहने वाली भूमि अलग अलग नहीं थी, सब जहाँ मन करता वहाँ रहते थे, जहाँ मन करता वही खेती करते थे, ऐसे चलता था, अलग अलग नहीं होती थी एक ही बार। तो पहली बार इस पूर्व मौर्यकालीन स्थिति में क्या हुआ कि वास भूमि और कृषि भूमि दोनों क्या हुई, अलग अलग हुई पहली बार। भूमि माप, उस वक्त भूमि को मापा कैसे जाता था, निवर्तन, ये इकाई थी भूमि मापने की। जैसे आज हम लोग भूमि कैसे मापते हैं, 1 बिस्सा, 2 बिस्सा, 4 बिस्सा, 10 बिस्सा, ऐसे मापते हैं, बिस्सों में मापते हैं, या बीघे में मापते हैं, या हेक्टेयर में मापते हैं, या एकड़ में मापते हैं। उस वक्त जो भूमि को मापते थे वो किस में मापते थे, निवर्तन में मापते थे। निवर्तन रही होगी कोनो माप जिससे निवर्तन, 1 निवर्तन, 2 निवर्तन, कोई पूछने जाता होगा तो बता देते मेरे पास इतने निवर्तन भूमि है। उस वक्त निवर्तन थी भूमि माप की इकाई। व्यवसायियों के समूह को, उस वक्त जो लोग व्यवसाय करने वाले लोग थे, व्यवसायियों के समूह को क्या कहा जाता था, श्रेणी। क्या कहा जाता था, श्रेणी कहा जाता था। और इनका जो मुखिया होते थे तो उन्हें कहा जाता था ज्येष्ठी या श्रेष्ठी कहा जाता था। जो इन समूह का मुखिया होता था, यानी श्रेणी का जो मुखिया होता था उसे श्रेष्ठी कहा जाता था, श्रेष्ठी कहा जाता था। तो एग्जाम में ये पूछा है कि श्रेष्ठी या श्रेणी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता था, तो ये व्यवसायियों का एक क्या था, समूह था। ये लोगों को ऋण भी देने का कार्य करते थे, लोगों को ऋण देकर व्यापार उनका बढ़ावा विस्तार इसे भी करते थे।
और ये पूर्व मौर्यकालिक पहली बार एक ऐसी स्थिति थी भारत में जब यहाँ पर प्रशासनिक यानी अधिकारी जो चुने जाने लगे, जो नौकरशाह चुने जाने लगे, अब वो राजा के पुत्र या राजा के घर से होना ही जरूरी नहीं था। पहली बार मतलब नौकरशाह में राजा के परिवार से हटकर भी क्या हो गए थे, अधिकारी बनने लगे थे पहली बार। फिर आहत सिक्के प्रचलन में थे। तो पूछा जाता है कि जो पूर्व मौर्य काल था उस वक्त जो सिक्के थे उन्हें कौन सा सिक्का कहा जाता था, आहत सिक्का। आहत सिक्का मतलब पंचमार्क सिक्के बोले जाते हैं। पंचमार्क मतलब जैसे कोनो सिक्का होता है तो उस पर पंच मारते हैं ना, उसको वैसे ठोक देते हैं, ठोकने के बाद क्या होता है उस पर निशानी से पड़ जाती है, जो पंच पड़ जाता है, तो यानी उसको उसी को कहते हैं आहत। आहत मतलब पीटा, उस पर निशान पड़ गया मतलब सिक्का बन गया, निशान पड़ गया, ऐसे सिक्कों को कहा जाता है आहत सिक्के। तो इस पूर्व मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में उस वक्त जो सिक्के चलते थे वो कौन सी, आहत सिक्के प्रचलन में थे, जो चांदी के थे। अधिकतर किस चीज़ के सिक्के चलते थे, चांदी के सिक्के चलते थे। और इसी दौरान में उस वक्त जैसे कि मैंने बताया था कि उस वक्त बौद्ध धर्म के लोग पाली भाषा बोलते थे, जैन धर्म के लोग प्राकृत भाषा बोलते थे। लेकिन उसी वक्त एक महान व्यक्ति जन्म लिया जिसका नाम था पाणिनि। इसने देवों की भाषा का विकास किया। पाणिनि ने एक संस्कृत का व्याकरण लिखा जिसका नाम था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ये संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पाणिनि का जो पुस्तक था उसका नाम क्या था, अष्टाध्यायी। ये संस्कृत का एक व्याकरण ग्रंथ था। इसे ईश्वर ने ज्ञान दिया कि देखो देवों की भाषा संस्कृत है और संस्कृत कैसे बोला जाए, इसका नियम कानून कैसे है, व्याकरण कैसे है, ग्रामर कैसे रहे। ये बात ईश्वर ने केवल किसको बताया, पाणिनि को बताया, और पाणिनि ने देवों की भाषा संस्कृत का व्याकरण लिखा। ठीक है, चलिए इतनी बातें आप लोगों को याद रखना। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जब मौर्य काल, तो मौर्य काल में उसके बाद अब सुलझ चलेगा वीडियो। लेकिन उसी दौरान कुछ विदेशी आक्रमण भी तो भारत में हुए थे। देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि भारत में सबसे पहले जिसका आक्रमण हुआ था, अभी बताएं, अभी वर्तमान में बहुत से लोग गलत करेंगे। अगर दे दीजिए कि भारत में सबसे पहले कौन सा आक्रमण किए थे, तो कुछ लोग लगाएंगे तुर्की थे, कुछ लोग लगाएंगे अरब के लोग थे, या कुछ लोग कहेंगे कि ईरान, दूसरा देश। लेकिन ये है कि भारत में ईसा जो हमारे यहाँ जब महाजनपद काल शुरू हुआ था उसी वक्त एक हमारे देश में विदेशी आक्रमण हुआ था, ईरानी आक्रमण। तो अगर आपसे पूछे कि भारत पर सबसे पहले कौन सा विदेशी आक्रमण करने वाले थे, तो ईरानी थे। ऐसे आपको बताऊं, ये तो बाद में आक्रमण करने वाले हैं। त्रेता युग में एक विदेश पे भारत पर आक्रमण करने वाले थे, कौन, रावण। रावण ने त्रेता युग में ही भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य भारत में प्रथम विदेशी शादी करने वाला था, वो तो बात की बात है। उससे भी पहले भारत में कई विदेशी शादियाँ हो चुकी हैं, दूसरे ग्रह पे लोग जा चुके हैं। तो लेकिन वो सब बातें बस मजाक में। लेकिन याद रखना कि भारत में प्रथम जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो कौन थे, ईरानी थे। आपको एग्जाम में रखना है। और वो भी ईरान के कौन से वंश ने भारत पर आक्रमण किया था, तो हखमनी वंश ने। किस वंश ने, हखमनी वंश। और हखमनी वंश का शासक जो था वो क्या नाम था, साइरस। लेकिन ये असफल रहा। 558 BC में से लेकर 530 BC में भारत में आक्रमण किया था। सोचो इस वक्त बुद्ध का दौर चल रहा था, बुद्ध का जन्म उस वक्त चल रहा था समय। हमारे देश में 563 BC में किसका जन्म हुआ था, बुद्ध का। और उसी वक्त और 480 तक थे, 483 तक। तो उस वक्त से उसी बीच में भारत में आक्रमण करने वाले जो थे हखमनी वंश थे, और ये असफल था। साइरस क्या था, असफल हुआ। एग्जाम में पूछा है कि भारत पर हखमनी वंश के किस शासक ने सबसे पहले आक्रमण किया, साइरस। 558 से 530 BC के बीच में किया था। फिर उसके बाद लेकिन सफल जो हुआ वो कौन था, उसका नाम था दारय वहु। क्या नाम था, दारय वहु। ये 522 से 480 तक था। इस वक्त बुद्ध की मृत्यु हुई थी, 483 BC में बुद्ध की मृत्यु हुई थी भारत में। तो दारय वहु क्या हो गया, सफल हुआ। साइरस तो असफल रहा, लेकिन दारय वहु क्या हुआ, सफल हुआ। चलिए कुछ बातें समझ लेते थोड़ा सा और। भारत का जो देखेंगे पश्चिमोत्तर भारत है, पश्चिमोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर से सटा हुआ एरिया वाला हिस्सा। जैसे अगर मान लीजिए इंडिया का मैं मैप बनाऊँ, तो आज जैसे इंडिया का मैप बनता है, इधर पड़ जाता है पाकिस्तान, और इसे हिमालय है, हिमालय, ऐसे हिमालय है। यहीं से एक पर्वत श्रृंखला गई है। इस पर्वत श्रृंखला को बोलते हैं हिंदू कुश पर्वत। क्या बोलते हैं, हिंदू कुश पर्वत। तो पहली बार आक्रमण करने वाले जो थे, इसको डाक करके भारत पर आक्रमण करने वाले थे, वो कौन थे, यूनानी। और उसमें से कौन सफल हुआ था, दारय वहु। दारय वहु का इस एरिया में क्या हो गया था, शासन स्थापित हो गया था। इस एरिया में, इधर तो पोरस का शासन चल रहा था, इधर के एरिया में दारय वहु का शासन स्थापित हो गया था।
480 BC में। तो उन लोगों का शासन चल ही रहा था, ईरानी लोगों का। लेकिन फिर उसके बाद यूनान का, इसके बाद ईरानी के बाद यूनानियों ने भी भारत पर आक्रमण किया। यूनान कौन सा, जो आज के समय जिसे कहा जाता है ग्रीस, आज के समय उसे क्या कहता है, ग्रीस कहा जाता है। उस वक्त यूनान बहुत बड़ा था, लेकिन आज तो यूनान टूट करके छोटे छोटे कई देशों में टूट गया है। उसी में से बन गया है, जैसे बन गया ग्रीस बन गया है, मैसेडोनिया बन गया है। मैसेडोनिया एक अलग देश बन गया है। फिर उसी जगह मोंटेनिग्रो है, उसी जगह कई छोटे छोटे देश बन गए हैं। क्रोएशिया हो गया है, बोस्निया हर्जेगोविना हो गया है, कुल कई थे देश उसी में टूट के बन गए हैं। तो वहाँ से, वहाँ का उस वक्त शासक जो था 336 ईस्वी में, क्यों 336 ईस्वी में वहाँ का जो शासक था उसका नाम था फिलिप द्वितीय। और फिलिप द्वितीय को दरबार में ही किसी उसकी सेना ने क्या किया, उसे छुरी भोग करके उसकी हत्या कर दी, गला काट के, उसकी छुरी से गला काट करके फिलिप द्वितीय की किसी ने हत्या कर दिया। और इस फिलिप द्वितीय का ही पुत्र कौन था, अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर कहा जाता है। तो एग्जाम में ये पूछा है कि अलेक्जेंडर का वास्तविक नाम क्या था, तो सिकंदर का वास्तविक नाम अलेक्जेंडर था। सिकंदर का वास्तविक नाम क्या था, अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर जो था फिलिप द्वितीय के बाद गद्दी पर बैठा है। वो छोटा सा बच्चा था, बहुत बड़ा नहीं था, तब वो उस वक्त 10-12 साल का ये बच्चा था। ये गद्दी पर बैठा, और जब फिलिप की मृत्यु हुई 336 BC में, जब ये गद्दी पर बैठा। और उस वक्त उसे क्या कहता था, मैसेडोनिया, अगर इंग्लिश में बोले तो मैसेडोनिया, और हिंदी में बोले तो मकदूनिया कहते थे उसे। मकदूनिया का शासक था, ये गद्दी पर बैठा और इसी का पुत्र था। और अरस्तु इसका क्या था, गुरु था। इसका चलिए, अरस्तु का गुरु कौन था, मतलब सिकंदर का गुरु अरस्तु। अरस्तु का कौन, प्लूटो। प्लूटो का कौन, सुकरात, जो कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा है। तो सुकरात का जो चेला था वो कौन था, प्लूटो। प्लूटो का अरस्तु, अरस्तु का सिकंदर। तो इतना महान वाला था ये। तो इसके पिता, इसके गुरु ही इतना बुद्धिमान थे, अरस्तु। अरस्तु ने कई किताबें लिखा है, 4000 किताबें लिखा है अरस्तु ने। और उसी वही अरस्तु क्या था, अलेक्जेंडर का गुरु था। तो ये जल्दी युद्ध हारेगा नहीं। तो अरस्तु से एक बार सिकंदर ने कहा था कि मैं पूरी दुनिया का विजेता बनना चाहता हूँ, पूरी दुनिया को जीतना चाहता हूँ। तो अरस्तु ने उसको कुछ ज्ञान दिया था कि तुम ये कार्य करोगे तो तुम दुनिया जीतोगे। तो अरस्तु ने सिंपल से कहा था कि देखो, तुम कभी नारियों के चक्कर में नहीं पड़ोगे, नारियों के चक्कर में, तो तुम कभी जल्दी लड़ाई युद्ध हारोगे नहीं। और नारियों को बड़ा सम्मान करने वाला था। इसे ऐसे ही नहीं कहा जाता है अरस्तु को कि सिकंदर को किस अलेक्जेंडर द ग्रेट, ऐसे नहीं कहा जाता है। ये बहुत महान शासक था, बहुत महान। ये जहाँ जाता था आक्रमण करता था, और जितनी भी रानियाँ होती थी उसकी, किसी रानियों को पूछता नहीं था। उन रानियों, राजा को बस मार करके बस डिक्लेयर करता था कि बस मैं तुम्हारा एरिया जीत चुका हूँ। उसकी एरिया जीतने के बाद क्या करता था कि महिलाओं को पूरा सम्मान के साथ छोड़ देता था। फिर उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ जाता था लड़ाई लड़ने के लिए। और भारत के राजा तो जानते हैं कि रानियों के लिए लड़ाई करते थे, अगर रानी न मिले तो बेचारे को असफलता मिलती। लेकिन सिकंदर था, अलेक्जेंडर द ग्रेट। इसको तो भारतीय लोगों ने सिर्फ बदनाम किया है, बहुत से लोगों ने, कि पोरस बहुत महान शासक था, पोरस ने जी भर के लड़ा और लेकिन फाइनली धोखे से हार गया। ये सब बातें बकवास है। पोरस ने पूरा जान लगाया था, लेकिन बेचारा जीत नहीं पाया। कहानी समझते हैं उसका। तो अरस्तु का शिष्य था। कई एग्जाम में एक बार पूछ लिया है कि इसके घोड़े का क्या नाम था, सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था, ब्यूसेफेलस। क्या नाम था, ब्यूसेफेलस इसके घोड़े का नाम था। ये याद रखना है आपको कि सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था, ब्यूसेफेलस। 326 BC में, यानी ईसा मसीह के जन्म से 326 साल पहले, 326 BC में हिंदू कुश पर्वत, मैंने जो भी बताया कि पाकिस्तान के उस बॉर्डर उधर जो सटा हुआ है, इस पर्वत का नाम क्या है, हिंदू कुश पर्वत। और उस पर्वत से जहाँ से आर पार किया जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से आर पार किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, दर्रा। जहाँ से पर्वत को आर पार किया जाता है उसे क्या कहता है, दर्रा। इंग्लिश में बोलते हैं पास। तो एक पास है, उस दर्रे का नाम क्या है, खैबर। क्या नाम है, खैबर। उस खैबर दर्रे से ये पार करके भारत में आक्रमण किया था। एग्जाम में पूछा है कि सिकंदर जो था भारत में किस दर्रे को पार करके आक्रमण किया था, तो खैबर दर्रे को पार करके आया था। खैबर दर्रा कहाँ है, पाकिस्तान में। तो देखो, हिंदू कुश पर्वत पार के खैबर दर्रे से भारत पर आक्रमण किया था 326 BC में, 326 BC में। और कहाँ पर, बितस्ता नदी के। फिर उसके बाद आगे है कि 326 BC में बितस्ता नदी के तट पर सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था। इसे कहते हैं हाई स्पीड के युद्ध। एग्जाम में कई बार पूछा है कि पोरस और सिकंदर की लड़ाई जो था वो किस नदी के तट पर हुआ था, तो ये हमने बताया बितस्ता, यानी झेलम नदी को उस वक्त बितस्ता कहते थे। 326 BC में लड़ाई हुई थी, जिसमें फाइनली किसकी विजय हुई थी, तो फाइनली विजय हुई थी किसकी, सिकंदर की विजय हुई थी। और पोरस की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। लेकिन हमने उसी समय पहले बताया था कि यहाँ पर एक 16 महाजनपदों में एक महाजनपद थी जिसका नाम था गांधार।
क्या था? गांधार। इस गांधार की राजधानी थी कौन? तक्षशिला। क्या था? तक्षशिला थे। और उस तक्षशिला में तो इसी विश्वविद्यालय में तो पढ़ाते थे कौन? चाणक्य साहब। यहाँ का जो राजा था वो कौन था? जाम्भी। तो सबसे पहले सिकंदर ने किस पर आक्रमण किया था? जाम्भी पर। जाम्भी पर आक्रमण किया तो जाम्भी ने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। फिर उसके बाद आत्मसमर्पण किया तो सिकंदर ने कहा उससे, उस वक्त जो यहाँ का शासक था कश्मीर वाले एरिया की, यहाँ के पोरस, क्या था? पोरस जो शासक था, तो सिकंदर ने पोरस से कहा कि देखो भाई, मैं तुमसे लड़ने के लिए या तुम्हें मारने के लिए या भारत को विजय करने के लिए नहीं आया हूँ। बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं दुनिया का विजेता बनने के लिए ना हूँ, और मैं विश्व विजेता बनना चाहता हूँ। तुम फाइनली बस अपनी मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, कह दो कि मैं आपसे हार गया हूँ, मैं आपके अधीन हूँ, बस मैं यहाँ से लौट जाऊँगा, मतलब मैं दुनिया को ये दिखा सकूँ कि मैं विश्व विजेता हूँ। ऐसा था सिकंदर। लेकिन पोरस ने नहीं माना। पोरस ने कहा कि नहीं, मैं तुमसे बड़ा हूँ, क्योंकि पोरस के पास सेना अधिक थी, करीब मान के चलो वो इस तक किताबें कहती कि इसके पास 4 लाख सेना थी, और सिकंदर के पास 30,000 के आसपास सेना थी। कुछ किताबें ऐसी कहती कि इसके पास बहुत सेना थी और उसके पास कम थी। लेकिन फिर भी उसने क्या किया? इन लोगों को हराया था तो उनकी भी सेना उसकी मदद की, जाम्भी सबके, और 2-3 थे इधर जो छोटे छोटे शासक थे उन लोगों ने भी सिकंदर की मदद की, और उसने फाइनली किसको हरा दिया? पोरस को। लेकिन पोरस को मारा नहीं, पोरस को युद्ध में हराया, लेकिन पोरस को मारा नहीं। फिर इसको छोड़कर क्या हुआ? यहाँ से जब जाने लगा सिकंदर, जब यहाँ से जीत कर जब यहाँ से वापस जाने लगा, करीब 18 महीने तक यहाँ पर रहा, और यहाँ से जब वो जाने लगा सिकंदर, तो जो इराक है, इराक को उस वक्त कहा जाता था बेबीलोनिया कहा जाता था इराक को। और वहाँ पे 2 नदी बहुत महत्वपूर्ण बहती हैं, एक का नाम है दजला, एक का नाम है फरात। और दजला फरात नदियों में कहा जाता है कि बाढ़ आ गया, यानी बेबीलोन में बाढ़ आ गया, और उस बाढ़ में डूब कर ही क्या हो गया? वो मर गए। और जब वो डूब के मर गए तो उनके गुरु जो थे अरस्तु को जब ये खबर लगी, कुछ दिनों बाद खबर लगा, तो अरस्तु भी क्या हो गया? इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाए, इस दुख को, और वो भी इस दुनिया से क्या हो गए? विदा हो गया। तो कहा जाता है कि गुरु और शिष्य का इतना ज़बरदस्त प्रेम था। बहुत ज़्यादा वर्ष तक नहीं जिया था सिकंदर, करीब 32 साल के आसपास की उम्र में क्या हुआ था? उसकी मृत्यु की बहुत कम उम्र में ही। और भारत पे आक्रमण करने से पहले उसने एक बार ईरान पे आक्रमण किया था। ईरान, जो मैंने कहा कि हकमनी ने इधर के एरिया को जीत लिया था, तो इधर से हकमनी वंश से छुटकारा दिलाने वाला जो था वो कौन था? सिकंदर ने। सिकंदर ने इन सब एरिया पर आक्रमण किया, तो इनकी सेना के पास भी 4 लाख सेना थी, और सिकंदर के पास 50,000 सेना थी। सिकंदर जब निकला था 50,000 सेना, वो जब निकला था अपने यहाँ से तो ठंडी था, क्योंकि वो यूरोप से आया था, ठंडी प्रदेशों से आया था, और इधर जब आया तो पहाड़, ये सब, तो गर्मी के समय उसके लिए लड़ना बहुत कठिन था। लेकिन उसकी सेना पीछे हटना चाहती थी सिकंदर की, नहीं हम नहीं लड़ेंगे जो हकमनी वंश से, क्योंकि 4 लाख सेना इसके पास है और गर्मी का समय भी है। तो सिकंदर के बहुत से लोग तो लौट गए, लड़े ही नहीं। लेकिन सिकंदर ने अपने सेना को मोटिवेट करके रखा कि नहीं, हम लोग लड़ाई जीतेंगे। जब लड़ाई के समय आया तो वहाँ के शासक ने 4 लाख एकदम घमंड में उतरा सिकंदर के सामने, और सिकंदर बस इतना था कि उस वक्त की लड़ाई जब होती थी तो बस राजा को मारना होता था। तो सिकंदर ने क्या कहा अपनी सेनाओं से कि देखो, मुझे इन 4 लाख सेना से नहीं लड़ना है, बस मुझे उस राजा तक पहुंचना है, उस राजा को क्या करना है? मारना है। और उसने कहा कि देखो, जब मैं राजा की तरफ आगे बढ़ूं तो तुम लोग सब सेना के ऊपर आक्रमण मत करो, बस मेरे लिए क्या करो, एक गली की तरह, एक गलियारे की तरह, बस आगे जो व्यक्ति आए उनको काटते चलो, उनको हटाते चलो, उन पर आक्रमण करते चलो, बस मुझे बीच में से रास्ता देते चलो ताकि मैं कहाँ तक पहुँच जाऊँ? राजा तक पहुँच जाऊँ। और वो राजा जो था, जो हकमनी वंश का जो शासक था, वो करीब 250 रानियाँ रखा था। वो बढ़िया सब जगह से चुन करके रानियाँ रखा था, क्योंकि ये जो सिकंदर थे, इनके पिता भी एक अपनी रानी लेकर कहाँ से गए थे? ईरान से ले गए थे। तो बहुत खूबसूरत भी थी। तो इसने वही किया, इसके सेना ने बस आगे पीछे 30,000 और 4 लाख लोगों को लिए। तो 4 लाख तो इधर उधर मजा लेते रह गए, बस ये 30,000 लोगों को सीधे लगाया, और फाइनली जगह मिलता चला गया, और ये जाते जाते हकमनी वंश के राजा के ऊपर आक्रमण किया, और जाकर के उसके क्या कर दी? हत्या कर दी। और राजा जैसे ही मरे, लड़ाई क्या हो गई? समाप्त। अब युद्ध कौन जीत गया? सिकंदर। तो रानियों ने सोचा कि अब तो सिकंदर लड़ाई जीत चुका है, तो मतलब हमारे साथ अब तो अन्याय होगा, या मुझे हमारे साथ अब अत्याचार होगा। लेकिन सिकंदर ने कहा था सभी महिलाओं को बड़े सम्मान के साथ कि देखो भाई, मुझे तुम लोगों से कोई लेना देना भी नहीं है, और ना मैं तुम पे अपना अधिकार स्थापित करने हूँ, बस मुझे एक ही चीज़ से मतलब है कि बस मैं दुनिया जीतने के लिए निकला हूँ, और मुझे बस दुनिया जीतना है, मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। सम्मान के साथ जियो, तुम लोग यहाँ के रानी बन के रहो, महल तुम्हारा है, आज से तुम किसी राजा के अंडर नहीं। उसको महल वापस लौटाया, फिर वहाँ से आगे बढ़ा। तो भारत में जब आक्रमण किया था तो सबसे पहले यहाँ पर गांधार पर आक्रमण किया। फिर उसके बाद उसने पोरस को भी कहा तुम स्वीकार मान लो, भाई सब लोग स्वीकार मान ले रहे हैं, लड़ाई बिना लड़े मान लो तो ठीक है, किसी की हत्या भी नहीं होगी।
न जन की हानि होगी न धन की हानि होगी, बस स्वीकार कर लो। लेकिन पोरस ने नहीं माना था, तो लड़ाई हुई थी जम के, और पोरस हारा था भी, तो जन और धन दोनों की हानि हुई थी। तो फिर उसके बाद हराने के बाद फिर यहाँ से लौट भी गया था 18 महीने। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बाढ़ से नहीं मरा था, पोरस से जो लड़ा था, तो पोरस के सेनाओं ने जो धनुष मारी थी उसमें 20 लगाकर मारा था। 20 मतलब जहर लगा के मारा था। वो जहर लगा था उसको, और जाते जाते बेबीलोन में जाते जाते वो जहर उसके शरीर में क्या हो गया, पूरा फैल गया, इससे उसकी मृत्यु हो गई। कुछ लोग ये मानते हैं, क्योंकि पोरस को मानते हैं कुछ लोग। महान रहा होगा, मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि घटिया था, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ भाई, ये भी राजा है तो कैसे अपनी हार मान ले, वो बात अपनी जगह है। लेकिन सिकंदर महान था शासक। और जब उसकी मृत्यु हुई तो जैसे कुछ लोग कहना है कि वो मरने से पहले ये कहा था कि जब मेरी मृत्यु हो जाए, तो जब मरने वाला था जहरीले वाले से, मतलब कि जब जहर वाला कहावत है कि जब वो जहर वाला कहावत है, जब वो मरने के कगार पे था, तो उसने अपने लोगों से कहा था कि देखो, क्योंकि इधर से जीत के जा रहा था तो पूरा साम्राज्य उसी का था, चल रहा था, उसके पास पैसे वैसे भी बहुत थे। उसने कहा कि मेरे हाथ खुले, मेरे पूरे नगर में मरने के बाद मेरे लाश को भ्रमण कराया जाए और लोगों को दिखाया जाए कि देखो मैंने जितना बड़ा साम्राज्य जीता है या जितनी धन दौलत कमाई है, आज मैं मर के जब जा रहा हूँ तो मेरे हाथ खाली जा रहे हैं। मतलब ये दिखाने के लिए कि इंसानियत से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। आप धन के लिए जो पीछे भाग रहे हैं वो आप कुछ लेकर के जाएंगे नहीं। तो सिकंदर बहुत महान व्यक्तित्व था। तो सिकंदर के बारे में इतना है, फिर आगे हम लोग अब पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। तो जो लोग उनसे जुड़े रहे उन सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत बाय।